सर फिफ्थ वाली adjustment। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड में, कुछ कह रहे हैं थर्ड में, कुछ कह रहे हैं फिफ्थ में। ठीक है, इसमें इन 3 जगह डाउट है आप लोगों को। चलिए इसकी ये वाली चीजें मैं खत्म करता हूं पहले तो। ठीक, एडजस्टमेंट नंबर 3 पर सेकंड पढ़ो सबसे पहले। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बच्चे कह रहे हैं सर 14 क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है हमारा, और 14 क्वेश्चन में जो डाउट आ रहा है आपका वो है बेसिकली बच्चों ने बताया एडजस्टमेंट नंबर 2 में, 3 में और 5 में। चलिए सेकंड, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स मैं आपको बता दूं किस तरह की है। कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, तो अगर कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आती तो जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जर्नल एंट्री बना देते थे ना, तो वैसे बना लो, वहां से सही हो जाएगा। सर मुझे तो वो भी नहीं आती, उसमें भी गड़बड़ होती है, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो फिलहाल ये देखो क्या कहता है और मुझे बताओ। एक नई मशीन मैंने परचेज की 3000 रुपए की, क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं हुई तो मैंने एंट्री भी नहीं की। रेक्टिफिकेशन में क्या एंट्री करेंगे आप लोग? मशीनरी परचेज कर रहे हैं बिना पेमेंट के, रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड कर लेंगे। जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर या सप्लायर। तो अब उसको यहाँ पे फाइनल अकाउंट में देखो, आपने क्या किया, मशीनरी को इंक्रीज किया, दूसरा सप्लायर को इंक्रीज किया, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो मशीनरी में ऐड हो जाएगा 3000, और दूसरी तरफ कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सप्लायर के नाम से लिख दो या क्रेडिटर में ऐड कर दो। समझ में आ गई सेकंड एडजस्टमेंट? यस सर। हाँ, दोनों ही बैलेंस शीट में जाएंगे ये। ठीक है, अब पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 3 और बताओ इसकी एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। क्वेश्चन पहले पढ़ लो। वेजेस मैंने पे किया और 500 रुपीज किसके लिए पे किया? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। तो किस नाम से लिखा जाना चाहिए था इसको? मशीनरी के नाम से, बट हमने कहा लिखा हुआ है इसको? वेजेस में लिखा हुआ है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी को इंक्रीज करो, मशीनरी डेबिट टू वेजेस। भाई मशीनरी के लिए मैंने वेजेस पे की तो एंट्री बननी थी मशीनरी टू कैश, बट हमने क्या लिख दिया? वेजेस टू कैश। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे? मशीनरी टू वेजेस। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं? मशीनरी को इंक्रीज कर रहे हैं और वेजेस को डिक्रीज कर रहे हैं। तो वेजेस से माइनस कर दो और मशीनरी में ऐड कर दो। अभी समझ में आ गया? अब यहां पर डेप्रिसिएशन के बारे में बोला गया है। ये देखो मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी है 10%। तो जब डेप्रिसिएशन लगाओगे ना मशीनरी का 10%, वो कैसे लगेगा? पहले मशीनरी कितनी की मेरे पास? ऊपर मशीनरी कितनी की है हमारे पास? ऊपर मशीनरी है 14,600 की। ऊपर मशीनरी है 14,600 की। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो मैं पहले डेप्रिसिएशन बता दूं मशीनरी का कितना होगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पहले से कितने की है? 14,600 की। आपने 3,500 और ऐड कर दिया मशीनरी में, ऐड कर दिया ना 3,500। कौन सा? 3,000 ये वाला, 500 ये वाला। तो बैलेंस शीट में आप मशीनरी कितनी दिखाएंगे? 18,100 दिखाएंगे, और डेप्रिसिएशन लेस करेंगे वहां से मशीनरी का। समझ में नहीं आएगा तो बता देना मुझे। डेप्रिसिएशन लगेगा कैसे? अच्छा, ये जो मशीनरी हमने परचेज की है भी 1 अप्रैल को परचेज की है ना, तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सीधा सीधा फिर तो 1810 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये 1810 कहाँ लिखोगे? P&L के डेबिट साइड में। हाँ, अगर ये डेट अलग होती है, यहाँ पर 1 अप्रैल की जगह 1 अक्टूबर होता, तो फिर इसके ऊपर तो होल ईयर का लगता जो पहले से है, और जो बाद में परचेज किया उसके ऊपर 6 मंथ का लगता। डेट का भी ध्यान रखना होता है। बात समझ में आ गई? पहले तो एक मशीनरी पहले से हमारे पास, उसके ऊपर तो पूरे साल का लगेगा ही लगेगा। और ये जो मशीनरी आप ले रहे हो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा डेट के हिसाब से। अभी तो क्योंकि 1 अप्रैल है तो होल ईयर का लग जाएगा डेप्रिसिएशन। अगर यहाँ पर होता 1 जुलाई तो इस 3,500 के ऊपर कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगता? जुलाई टू मार्च 9 महीने का। 1 अप्रैल की जगह होता 1 अक्टूबर तो लगता अक्टूबर टू मार्च 6 महीने का। ठीक है,
अब रही बात हमारे बच्चे की, इसने कहा फिफ्थ वाले पार्ट में। ठीक है बेटा, देखो फिफ्थ पार्ट में देखो, जब भी जो बच्चों ने समझा नहीं है लॉस बाय फायर इंश्योरेंस का, यहाँ पर वो समझ लेंगे। इसमें 3 काम होते हैं। एक तो क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कितने के, 8000 के। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम 5000 का। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आप ढूंढ के बताओ इसमें क्या है। मेरे सामान डिस्ट्रॉय हो रहा है 8000 का, इंश्योरेंस पैसा देने के लिए तैयार है 5000 रुपए का। तीसरी बात क्या है यहाँ सर पर? जो अमाउंट मिल रहा है वो फर्स्ट 2021 को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम अभी मिलने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया है क्लेम, प्रॉमिस कर दिया पैसा देंगे, हम मिलने की बात ही नहीं कर रहे। 3000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये 3 जगह जाएगा। देखो जितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, जितने के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कितने के गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, 8000 के। क्या करोगे, परचेजेस से माइनस कर देंगे, गुड्स कम हो गए। एंट्री करते थे ना लॉस बाय फायर टू परचेजेस, परचेजेस को क्रेडिट करने का मतलब परचेज कम हो गया। दूसरी जगह कहां जाएगा, एक तो ये जाएगा। दूसरी जगह इंश्योरेंस कंपनी ने, सुनो अब यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया मैं पैसा दूंगा। जैसे ही सामने वाला कह रहा है हम पैसा देंगे, तो हमारे लिए वो डेटर बन गया, हमें उससे पैसा लेना है, और जिससे पैसा लेना है वो मेरे लिए लायबिलिटी है ना, क्या है, एसेट है। बिल्कुल ठीक, हमारे लिए जिससे पैसा लेना है वो कौन है, एसेट है। तो कहां दिखाएंगे हम इंश्योरेंस कंपनी का अमाउंट, इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा लेना है 5000, कहां दिखाओगे, एसेट साइड में। सर अगर यहाँ पर एडमिट करके ना लिखा होता कि उसने क्लेम एडमिट किया, ऐसा ना लिखा होता, उसने लिखा होता इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम ऑफ 5000, तो पैसा मिल जाता। फिर हम इस 5000 को बैंक में दिखाते, बैंक में ऐड कर देते। बात समझ गए। अगर उसने पे किया होता तो कहाँ ऐड कर देते इसको, बैंक में। पे नहीं किया, पे करना है उसने, प्रॉमिस कर लिया, एडमिट कर लिया हमें पैसा दे दूंगा, तो हमें उससे पैसा लेना हमारे लिए एसेट हो गया। बच्चे समझ में आ रहा है जिसको डाउट था? यस सर। इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या हो गया, लॉस। और लॉस को कहाँ दिखाते हो, P&L में कितना दिखाओगे, 3000। तो जब भी गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे और कुछ क्लेम मिलेगा तो इसी तरह से दिखाया जाएगा 3 जगह पर। यहाँ पर तो चलो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, अभी वो कह सकता था फर्नीचर जल गया आग से, फिर क्या करते, 8000 फर्नीचर से माइनस कर देते। इंश्योरेंस कंपनी 5000 दे रही है, लेना है तो एसेट में डाल दो, 3000 का लॉस हुआ P&L में डाल दो। बात समझ गए। जो भी चीज डिस्ट्रॉय हो रही है वहां से माइनस कर दो। सर इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ तो, हम समझदार नहीं है तो सारे का सारा लॉस हो गया। 8000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, परचेज से माइनस, और 8000 का 8000 क्या, लॉस P&L के डेबिट में, नो इंश्योरेंस, एसेट में कुछ नहीं। समझ गए। और कोई डाउट है यहाँ पर अभी, आगे चलें अब, चलिए। हाँ जी बच्चों, इसके अलावा और कोई डाउट नहीं तो फिर मैं अपने लेकर के आता हूँ, मेरे बहुत सारे डाउट हैं आज। चलिए हाँ जी, 14 में था, 15 में भी इसी से रिलेटेड था बच्चे, हो जाएगा वो? यस सर। ठीक है। ओके 15 में, और ठीक है, ये सब इसी तरह के हैं। अब चलिए हम आज बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने मैनेजर कमीशन की भी बात कर ली थी, हो गई थी ना मैनेजर कमीशन। परेशानियां यहीं पर है। एक तो इसमें होती है एक बैड डेट प्रोविजन फॉर, बैड डेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जब तीनों एक साथ आ जाते हैं बच्चे डर जाते, पूरी सेना आ गई बैड डेट की, ठीक है ना। तीसरा परेशानी होती है मैनेजर कमीशन में, वो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। और लास्ट में परेशानी होती है इस चैप्टर के अंदर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स में। बोलता नहीं एडजस्टमेंट है, लेकिन होती है वहां पर एडजस्टमेंट, कैसी देखते हैं, चलो। हाँ जी जी, 15 का थर्ड पार्ट आप बोल रहे हैं। फिफ्टीन का थर्ड पार्ट, चलो इसे भी बता देते हैं वापस, इसमें भी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। आ गया ये अपनी सेना को लेकर के बैड डेट। बैड डेट है 400 रुपए, पैसा डूब गया 400 रुपए। प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करना है 5% डेटर्स का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मेंटेन करना है डेटर्स का 2%, और यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है, बैड डेट भी है ना। इकट्ठे कर लो इनको सारों सबको। और किससे रिलेटेड होता है भाई ये, इसमें और कौन होता है,
डेटर ये रहा, बस यही है ना सारे, ये है सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ। ठीक, कंसेप्ट से हिलना नहीं। कंसेप्ट क्या, ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम एक जगह और एडजस्टमेंट का आइटम दो जगह। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहां पर मैं आपको बच्चों दो चीजें बना के दिखा रहा हूं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ये डेबिट साइड, या चलो दोनों साइड बना देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और बनेगी क्या, बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएंगे ये सारे आइटम, एसेट साइड में जाएंगे। शुरुआत किससे करने का, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, जब आप इस तरह का काम करेंगे तो पहले किस में काम करेंगे, बैलेंस शीट में। सर वो तो P&L के बाद बनती है पर आप बना लो साथ में, उतना एक्सट्रैक्ट बना लो, उसका पार्ट बना लो। सबसे पहले क्या, डेटर्स किधर लिखूं बताओ बच्चों, डेटर्स की तरह किधर लिखूं मैं, डेटर्स 18,400 बेटा कहाँ लिखूं, एसेट में। डेटर्स कितने, 18,400, समझ में आ गया, ये मैंने कर दिया, खत्म हो गया भाई। ठीक, अब आ जाओ, इनको बाद में देखेंगे क्योंकि पुराने प्रोविजन है, तो जब नए वाले प्रोविजन बन जाते हैं वहां से हट जाते हैं, नए वाले प्रोविजन से माइनस कर दिए जाते हैं ना ये। अब आ जाओ बैड डेट पर। बैड डेट ये वाला कितना है, 400, ये बैड डेट कहाँ जाएगा, ये बैड डेट कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला बैड डेट कहाँ जाएगा, P&L में, P&L के डेबिट में जाएगा। बैड डेट कितना है, 400 रुपीज, यहाँ तक ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। चलो भाई ये भी हो गया, दो आइटम हो गए ऊपर से, और डिस्काउंट भी है क्या ऊपर, डिस्काउंट 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 तो नहीं है, ठीक है चलिए ओके। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पर, और एडजस्टमेंट की क्वालिटी आपको पता है, सभी एडजस्टमेंट दो जगह। सबसे बड़ा भाई कौन है इसमें, बैड डेट, दूसरे नंबर पर प्रोविजन फॉर बैड डेट, तीसरे नंबर पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये तीनों यहाँ पर है एडजस्टमेंट में, तीनों क्या होंगे, डेटर से माइनस होंगे। ठीक है, पहले इसको बैलेंस शीट में कर लो, पहले इसको बैलेंस शीट में कर लो। ठीक है, क्या करो, लेस बैड डेट, कौन सा वाला बैड डेट माइनस करते हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट वाला, 400 रुपए, कितना बचा, समझ में आ गया, एक जगह गया। फिर क्या लगेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना हो गया 5%। अब ये बताओ इसका क्या करें, आप ही लोग बताओ, ये माइनस हो जाएगा यहां से। अच्छा, किस वैल्यू के ऊपर लगेगा, 18,400 का, 18,000 का रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर लगता है। ठीक है ना, 18,400 मुझे लेने थे, एक बच्चा मेरी फीस लेके भाग गया 400 रुपए। अब मेरे कितने बचे, डेटर्स बचे 18,000, मुझे लग रहा है अभी 5% पैसा और डूबेगा, तो मैं किसका 5% प्रोविजन सोच के चलूं कि इतना पैसा और डूब सकता है, रिमेनिंग डेटर्स का। रिमेनिंग डेटर्स 18,000 का क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, प्रोविजन फॉर न्यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% इसका बनाएंगे, कितना हो गया 900। और तो डेटर्स की कुछ नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, received but the purchase was not recorded, ठीक है, रिसीव ठीक है ओके। हाँ जी, अब क्या करें, कितना बच गया, 17,100 बच गया। अब दो चीजें हो गई, अब क्या करना है, ये पैसा लेके भाग गया है, इतने बचे, इतना पैसा डूब सकता है, ये बचे, तो मैं डिस्काउंट, आगे क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाओ, कि हमें डिस्काउंट देना है डेटर्स को, तो डिस्काउंट मैं उन डेटर्स को दूंगा जो पैसा लेके भाग रहे हैं, पूरे डिस्काउंट ले गए वो, तो मैं क्या दूंगा, है ना। तो डिस्काउंट हम अपनी तरफ से कितने पर सोचेंगे, रिमेनिंग डेटर्स पर। ठीक है ना, तो लेस, इसमें इसीलिए इसका सीक्वेंस याद रखना होता है, क्या है, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसका 2% कितना हो गया, 342, माइनस कर दो, यहाँ वैल्यू लिख देना माइनस करके, समझ में आ गया बैलेंस शीट का पार्ट। अब ये बन गया तो ये वाला अपना आसान हो गया, कैसे, ये जो तुमने माइनस किया ना यहाँ से तीनों चीजें, ये तीनों चीजें इधर आके प्लस हो जाएंगी बस। ठीक है, हाँ, बैड डेट में कर दो या अलग से लिख दो, बात तो एक ही, डेबिट में लिखनी है, ऐड कर दो या अलग से लिख दो। बैड डेट के साथ क्या ऐड करें, फर्दर बैड डेट, और पैसा डूबा कितना, 400,
अब कितना हो गया, एड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना बनाया 900, क्या वैल्यू आ गई, जब प्रोविजन आ गया, जब नया प्रोविजन आ गया तो क्या करें, ओल्ड प्रोविजन को यहां से माइनस कर दें, ओल्ड प्रोविजन अब हो गया, अब लिख देता हूं मैं यहां पर क्या है भाई, लेस कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है 1000 रुपीज, तो अरे क्या लिख दिया मैंने, 1700 रुपए, माइनस कर देंगे 1000 रुपीज, तो क्या वैल्यू आ गई, यहां तक समझ में आ गया। ये बेड डेट दो जगह हो गया, ये प्रोविजन दो जगह हो गया, यहां पर है और यहां पर ऐड हो गया, ठीक। अब रह गए क्या क्या मेरे पास, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है 380 और इधर कितना है 342, तो क्या करें, यहां पर आएगा कौन सा, न्यू प्रोविजन आएगा, अलग से लिख दो इसको, क्योंकि बेड डेट अलग डिस्काउंट अलग, ऐसा रख लें हम, तो न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है 342, ओल्ड प्रोविजन यहां से माइनस करना था लेकिन माइनस हो नहीं पाएगा क्योंकि वो वैल्यू कितनी है 380, तो हम उसे किधर लिख दें, क्रेडिट साइड में, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 380, ऐसा कर सकते हो कि 380 इधर लिख दो और 342 इधर लिख दो, या ऐसा भी कर सकते हो कि जो छोटा वाला है उसे बड़े वाले से माइनस कर दो, बात समझ रहे, इधर क्या था हमारा, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था 342, इधर ओल्ड वाला लिख दिया कि माइनस नहीं हो पा रहा था, हाँ जी, ओल्ड वाला 380 माइनस करना है इधर से, ओल्ड वाला तो हटाना पड़ेगा ना जब नया बन गया, अब 380 माइनस नहीं हो सकता ना 342 से, इसलिए, बल्कि यहाँ पर एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है कि बड़ी फिगर से छोटी फिगर को डिडक्ट करके लिखा जाता है, तो दोनों एक ही, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ही है, ठीक है, न्यू वाला आएगा डेबिट में और ओल्ड वाला आएगा क्रेडिट में, तो बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर दो, या तो ऐसे लिख दो, ऐसे तो ये है काम चला हुआ है, कुछ ना रहा हो तो ऐसा कर दो, लेकिन परफेक्ट क्या है 380 से 342 को माइनस करके लिखो, ये परफेक्ट बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना होता है, कितना आ गया 38, खत्म, ये है इसका, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो अगर याद नहीं रहता, ओल्ड प्रोविजन जो हमने यहाँ से माइनस किया, यदि 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए होता तो हम क्या करते हैं, इसको 3000 को इधर में लिख देते, तो ओल्ड वाले आते हैं क्रेडिट में और न्यू वाले आते हैं डेबिट में, ठीक है। हाँ, फिर 3000 से 1700 माइनस करके इधर लिख सकते थे, सारी इधर हो जाती, बिल्कुल बड़े से छोटा माइनस होता है, ठीक है। इसको कर लो जल्दी से, इस पार्ट को नोट कर लो आप लोग, ओके। चलिए आगे हम शुरू करते हैं आपकी इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स, इधर आ जाओ बच्चों, ये है इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स, इंप्लाइड एडजस्टमेंट मतलब हिडन एडजस्टमेंट, वो आपको बोलेगा नहीं कि एडजस्टमेंट है बट आपको समझना पड़ेगा, हाँ एडजस्टमेंट है, कैसे सर, बिना बोले कैसे समझेंगे हम, देखो पेज नंबर है आपका 20.34 पर ये लिखा हुआ है, यहां से देखिए मैं सभी का पार्ट बना करके दिखाऊंगा, एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, 10% लोन टू अखिल दैट वाज गिवन ऑन 1 अगस्त और वैल्यू है लोन की 6 लाख। पहली बात, ये लोन एसेट है लायबिलिटी, देखने से पता चल रहा है, पढ़ के बताओ ना, सामने लिख, यहां पर ये लोन एसेट है लायबिलिटी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सर एसेट, ये एसेट है, लोन टू अखिल, हमने अखिल को लोन दिया और दूसरी साइड डेबिट में, लायबिलिटी कभी भी डेबिट में नहीं लिखी जाती, पता है आपको, डेबिट में क्या होता है एसेट होता है, ऐसे पता चल जाएगा, खाली लोन में लिखा हो ना, टेकन है या गिवन है ना लिखा हो तो कहां से पता चलेगा, डेबिट में लिखा है तो एसेट, क्रेडिट में लिखा है तो लायबिलिटी, ठीक है। अब हमने लोन दिया हुआ है, मेरा एसेट है 6 लाख का, इसके ऊपर मुझे कुछ मिलना चाहिए, जब लोन देते हो तो उसके ऊपर कुछ मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट कहीं मिला है, यहाँ पर कहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अखिल, नीचे लिखा है कहीं, नहीं लिखा ना, तो वो क्या हो गई, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हो गई, हिडन एडजस्टमेंट हो गई,
खुद समझ जाओ, लोन दिया है तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा सर वो भी नहीं लिखा, 10% मिलेगा। 10%। कितने दिन का मिलेगा वो भी लिखा हुआ है, अगस्त टू मार्च। अगस्त में हमने लोन दिया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स का मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अखिल, अखिल से जो लेना है, कितना लेना है आपको? 6 लाख 6 लाख का 10% कितने दिन का? 8/12 कितना हो गया? 45,000। यहां तक समझ गए? ठीक है, कितना हो गया एक बार कैलकुलेट कर लेना। 60,000 इंटू 4/3, 80,000। एक मिनट, 60,000 इंटू 3/4, 45। ठीक है, आ गया समझ में? तो 4/3 होगा। हाँ 4/3 आ गया समझ में? कैलकुलेशन में कोई परेशानी? अब मिला है या नहीं मिला, यहाँ देख के पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर रिसीव्ड है कहीं इंटरेस्ट लोन फ्रॉम अकेल? नहीं है ना, तो क्या माना जाएगा? पूरा इंटरेस्ट हमारा एक्रूड है। क्या बोले हम इसको? इंटरेस्ट रिसीव्ड है या नहीं? रिसीव्ड होता तो होता ना ट्रायल बैलेंस में, रिसीव हुआ नहीं है तो क्या मानेंगे कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट हमें लेना है अकील से। इसको क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अकील, एक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अकील। अब इसे शो कहां करें? अगर आप बना रहे हो फाइनल अकाउंट तो P&L अकाउंट बना रहे हो तो किधर दिखाओगे? डेबिट में दिखाओगे या क्रेडिट में इस इंटरेस्ट को? क्रेडिट क्रेडिट में। और बैलेंस शीट में किधर दिखाएंगे हम इसको? एसेट P&L में क्रेडिट में क्यों? क्योंकि इनकम है, लोन दिया था तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा तो मेरे लिए इनकम है, इनकम आके क्रेडिट साइड में। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अखिल, कितना लिख दोगे? 45,000। एसेट में क्या लिखोगे बैलेंस शीट के? एक तो है लोन टू अखिल, कितना है? 6 लाख, ये मेरा एसेट है। दूसरी तरफ क्या है? इसका इंटरेस्ट मुझे लेना है, क्या बोल देंगे? एक्रूड इंटरेस्ट, कितना? 45,000। क्लियर हो गया? इसको फर्स्ट पार्ट को जल्दी से करो, एक एक पार्ट करते हुए चलेंगे हम। कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना। ये रहेगा हमारा 40,000। अब हम इसको लेकर के चलेंगे बच्चों आगे। नेक्स्ट, 8% लोन फ्रॉम योगेश दैट इज टेकन फ्रॉम 1 नवंबर और लोन का अमाउंट है 90,000। पहली बात, लोन एसेट या लायबिलिटी? इस बार क्रेडिट में है तो मतलब लायबिलिटी। इसका इंटरेस्ट 8%। हमें देना है या लेना है? देना है, मतलब मेरे लिए एक्सपेंस है और देना है तो लायबिलिटी है। ये बात समझ गए? पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बोलेंगे या एक्रूड बोलेंगे? क्योंकि देना है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अमाउंट आ जाएगा 90,000 का 8%, कितने दिन का? 5 मंथ्स का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का। तो ये आ गया बच्चों आपका 8 9 72 3,000। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना बन गया हमारा? 3,000। पूरा का पूरा कुछ पे तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं कि कुछ हमने पे कर दिया, नहीं पे किया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पे किया। ठीक है, तो अब हम इसे कहाँ दिखाएं? P&L बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट। हम क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं। P&L बनाएंगे इसके लिए और बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, P&L की कौन सी साइड बनाओगे? डेबिट या क्रेडिट?
डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट हमने हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये आएगा डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग कितना 3000, और ये मुझे पे करना है, तो बैलेंस शीट के एसेट में लायबिलिटी में, लायबिलिटीज में आ जाएगा। कितना आएगा 8% लोन, 8% लोन फ्रॉम योगेश, ये वैल्यू आ गई कितनी 90,000। और इसका इंटरेस्ट क्या बोलोगे, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना बच्चों 7,000 कितना था 3,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? हिडन एडजस्टमेंट थी ना 3,000 की, दिखाई नहीं दे रहा था ट्रायल बैलेंस के अंदर, हमने ढूंढ के निकाला खुद से इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, क्योंकि 3,000 रुपए इसलिए वो एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट है तो दो जगह गई, इंटरेस्ट देना है, एक्सपेंस है तो P&L में, पे करना है तो लायबिलिटी। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट बच्चों, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए जरा, 12% बैंक लोन विच वॉज टेकन ऑन 1 जून, लोन कितना 1 लाख। हिडन एडजस्टमेंट क्या फाइंड करने वाले हो बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कैलकुलेट करोगे बोलो? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है पहले ये देख लें, बनता कितना है 1 लाख का 12% 12,000 रुपए, 1 जून से 31 मार्च 10 महीने का कितना बनता है 10,000। ये बात समझ में आ गई? कुछ पे किया है क्या चेक करो, यहां पर कुछ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड कितना बनता, कितना इंटरेस्ट 10,000, कितना दे चुके हैं, बाकी क्या है आउटस्टैंडिंग है, देना है अभी। तो आप यहां पर लिख दो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, ये बनता है जिसमें से हम पे कर चुके कितना, तो बाकी का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 7,500। ये बात सबको समझ में आ गई यहां तक? अब ये जाएंगे कहाँ कहाँ आइटम्स, एक बनाएंगे आप P&L और दूसरा बनाएंगे आप बैलेंस शीट। तो P&L के किस साइड, डेबिट साइड। इंटरेस्ट कितना दिखाओगे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 2,500 पे कर चुके हैं। देखो ये तो जाएगा ही जाएगा, खर्चा है P&L में जाएगा, और जो देना है क्या लिखेंगे उसे, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। देना कितना है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, खर्चा तो टोटल 10,000 ही है, जिसमें से 2,500 ऑलरेडी पेड है और 7,500 पेबल है। क्लियर हो गया? खर्चा कितना है ये बताओ, P&L में क्या जाता है, खर्चे जाते हैं, खर्चा कितना है ब्याज का, कैलकुलेट करो ना आप, कैलकुलेट करो। 1 लाख का 12% 10 महीने का कितना है इंटरेस्ट, खर्चा कितना हो रहा है आपका, एक्सपेंस कितना हो रहा है बोलो 10,000 हो रहा है। कैसे 2,500 दे चुके 7,500 देने हैं, तो P&L में तो टोटल खर्चा आएगा या आधा खर्चा दिखाओगे? P&L में तो सारे खर्चे दिखाए जाते हैं। टोटल है कितना एक्सपेंस 10,000, जिसमें से 2,500 पेड है 7,500 अनपेड है, तो टोटल दिखा दिया हमने। क्लियर हो गया? अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड बनाऊं मैं लायबिलिटी साइड बनाऊं, लायबिलिटी साइड बनाऊं। इसमें एक तो क्या आ जाएगा बैंक लोन, कितने का बैंक लोन है बच्चों 1 लाख। अच्छा इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ अभी यहाँ पे 7,500। 10,000 खर्चा था, 2,500 दे चुके, देना कितना है भविष्य में, फ्यूचर में कितना पेबल है 7,500। नाउ क्लियर, समझ में आ गया? P&L में टोटल एक्सपेंस दिखाया जाता है। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट है हमारा लीज होल्ड। पहली बात सर, ये लीज होल्ड होता क्या है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस। इसके अंदर क्या होता है कि आप फैक्ट्री लगा रहे हो, उसका रेंट देना है आपको। तो नॉर्मली क्या होता है कि फैक्ट्री जब हम लेते हैं रेंट पर, तो हम 1-2 महीने के रेंट के लिए नहीं लेते, पूरा लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं भाई, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए,
क्योंकि फैक्ट्री लोगे तो बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी, और मंथली एग्रीमेंट किया तो 4 महीने बाद ओनर बोलता है लैंड का जाओ प्रीमाइसेस खाली करो। ठीक है क्या, ये पूरा का पूरा सेटअप बेकार हो जाएगा, उसका दोबारा से मशीनें उखाड़ने लगानी, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए लीज पर ली जाती है कि ये प्रीमाइसेस अब 10 साल के लिए मेरा, और ये पकड़ो इसके 10 लाख रुपीस, बीच में अब कुछ नहीं दूंगा मैं। आ गया समझ में? तो ये होता है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, यानी कि वन टाइम रेंट दे दिया। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, प्रीमाइसेस एक्वायर किया लीज पर, 10 साल की लीज ली थी, और कितनी वैल्यू है इसकी, 10 लाख रुपीस। तो जब जैसे एसेट होता है, एसेट भी आपका मान लो 10 साल चलेगा 10 लाख रुपए का, तो आप क्या करते थे, उसकी दो कॉस्ट डिफाइन कर लेते हैं, एसेट की कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक्सपायर्ड कॉस्ट और एक अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। जब आप डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मशीनरी का अकाउंट बनाते थे, 10 लाख की मशीनरी ली, 10 साल चलेगी, तो आप क्या कहोगे, एक साल खत्म हो गया, तो एक साल में के बाद में क्या बोलोगे, एक्सपायर्ड कॉस्ट कितनी, 1 लाख, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कितनी, 9 लाख। तो जो एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है, खर्चा हो जाता है, और जो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट होता है वो हमारा एसेट रह जाता है। बात समझ गए या नहीं? क्लियर है? कोई भी कॉस्ट दो तरह से डिफाइन की जाती है, एक्सपायर्ड या अनएक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड कॉस्ट मेरा एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट मेरा एसेट। तो बिल्कुल आप इसे एक तरह से मशीन ही मान लो कि ये मशीन है 10 लाख रुपए की, 10 साल चलेगी, तो आप इसे कहां कहां दिखाओगे, एक साल खत्म हो चुका है तो 1 लाख तो डेप्रिसिएशन करके दिखा दोगे P&L में, और 9 लाख दिखा दोगे बची हुई मशीनरी एसेट में। ऐसे ही यहाँ पर 10 लाख का प्रीमाइसेस, एक साल खत्म हो चुका, 10 साल चलेगा, 1 ईयर की कॉस्ट दिखा देंगे P&L में, खर्चा हो गया, जो बची हुई कॉस्ट है फ्यूचर में बेनिफिट देगी वो मेरा एसेट है। तो कैसे दिखा रहे हैं बच्चों, P&L बनाएंगे, उसमें डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, लीज होल्ड प्रीमाइसेस रिटर्न ऑफ लिख दो। राइट ऑफ का मतलब है इतनी कॉस्ट एक्सपायर हो गई है, कितना, 1 लाख, और जो बची हुई वैल्यू है वो कहां चली जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कितनी वैल्यू बची जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा मुझे, लीज होल्ड प्रीमाइसेस का बेनिफिट मिलेगा 9 लाख। यहां तक ठीक है? अभी जल्दी से करिए इसको, और इसके बाद में सैलरी वाला तो आप लोग करेंगे खुद। अब 6th पार्ट देखिए, सैलरी 11 मंथ की है 110। जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें होल ईयर की सैलरी दिखाएंगे, तो 1,10,000 सैलरी अगर आपकी है 11 मंथ की, तो 1 मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी, इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मंथ की सैलरी मिल गई 10,000। तो जब आप P&L अकाउंट बनाएंगे तो उसमें तो फुल एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, टोटल एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। डेबिट साइड में क्या दिखाओगे, सैलरी पेड कितनी है, 1,10,000 प्लस देनी है, अभी देनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 10,000, कितना हो गया, 1,20,000। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट कितना था, 10,000। क्लियर हो गया? अभी चलो जल्दी से करो। जैसे लीज होल्ड वाला पार्ट था वैसे पेटेंट है, वहां पर लीज होल्ड का बेनिफिट 10 इयर्स मिल रहा था तो हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। यहाँ पर पेटेंट कितना है हमारे पास, 1 लाख 5 इयर्स के लिए, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 20,000। तो P&L में कितना डाल देंगे, 20,000 एक्सपायर्ड कॉस्ट हो गई, और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कितनी रह जाएगी, 80,000 वो एसेट में डाल दोगे। जल्दी से वैल्यूज पुट करो। नेक्स्ट, यहाँ पर पेटेंट राइट है 5 इयर्स के लिए 1 लाख रुपीज, तो 1 ईयर का पेटेंट राइट हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, कितना अमाउंट आ गया हमारे पास में, 20,000। तो ये हमारी एक्सपायर्ड कॉस्ट हो गई। जब P&L बनाओगे तो P&L के अंदर आप एक्सपायर्ड कॉस्ट दिखाएंगे डेबिट साइड में, पेटेंट राइट ऑफ बोलेंगे, खत्म हो गए कितने, 20,000। कितने टोटल थे,
1 लाख के, तो कितने बच गए आपके पास, वो आपका एसेट होगा जो बच गया। 1 लाख का टोटल पेटेंट था, 20,000 खर्च हो गया, बचा कितना, 80,000 फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ये आपका एसेट। क्लियर। नेक्स्ट, अब 8th एडजस्टमेंट पढ़ो बच्चों आप लोग। एडजस्टमेंट नंबर 8, इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल कितना है, 36,000 है। ध्यान से पढ़िएगा, अब ये ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखना बच्चों। इस प्रीमियम के अंदर एक प्रीमियम ऐसा है जिसका हमने 1 साल का प्रीमियम, एनुअल मतलब 12 महीने का प्रीमियम 12,000 रुपए पे किया, कब तक के लिए, 30 जून 2021 तक के लिए। ये समझ में आ गई बात। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है यहाँ पर, 31 मार्च 21 को। तो हमने जो 12,000 रुपए दिया उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा, हमारा ईयर तो क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, और हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा हमें, 30 जून तक। तो कितने दिन एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है हमें, और ये टोटल इंश्योरेंस जो आपने ऐसे पे किया जिसका बेनिफिट आपको जून तक जा रहा है, वो टोटल अमाउंट कितना है उसका, जो आपने 30 जून तक के लिए पे किया वो प्रीमियम 12,000 रुपए का, इंक्लूडिंग 12,000 रुपए अप टू 30 जून। उसने ये नहीं बोला कि 36,000 30 जून तक जा रहा है, हाँ इंक्लूडेड है उसके अंदर, 36,000 का पार्ट है वो। ठीक है, बात समझ गए। 36,000 टोटल इंश्योरेंस, जिसमें से 12,000 रुपए जो मैंने दिया था उसमें से कुछ पार्ट अगले साल का है। तो प्रीपेड वाला पार्ट कितना है ये बताओ, 12,000 पूरा प्रीपेड है क्या, 12,000 रुपए हमने पे किया था एनुअल, और जो कब तक जा रहा है, 30 जून तक जा रहा है। तो प्रीपेड कितना होगा, 12,000 इंटू 3/12। तो प्रीपेड कितना है, 3,000। इसे क्या बोलेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, बात समझ गए, बात क्लियर हो गई। अब टोटल इंश्योरेंस कहाँ दिखाते हो आप, इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। कितना है टोटल, 30, जिसमें से प्रीपेड वाली हटा दो, प्रीपेड प्लस करते हो माइनस, कितना है प्रीपेड वाला अमाउंट, तो टोटल एक्सपेंस आपका इंश्योरेंस का रह जाएगा 33,000। और बैलेंस शीट में भी दिखाते हो क्या प्रीपेड, कहीं पर प्रीपेड आपका एसेट है तो आप इसे एसेट साइड में दिखा दोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। कंप्लीट करिए इसको। हाँ जी, ये समझिए। अब आगे क्या है, नेक्स्ट 10th पार्ट पर आ गए हैं हम, 9th पार्ट पर। 10% इन्वेस्टमेंट है जिसकी फेस वैल्यू 6 लाख रुपीस की है। ये मैंने परचेज किया 1 जुलाई को, और परचेज किया था मैंने इससे 5,40,000 में। दो वैल्यू कैसे सर, इसका मतलब क्या है, फेस वैल्यू मतलब क्या है, पहले मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि आज कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो वो शेयर्स हैं 6 लाख रुपए के। अब आपको पता है मार्केट में शेयर्स की वैल्यू या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो जिस वैल्यू पर कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम लेकर के आती है उसे क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू। अब हमने कुछ दिनों बाद इन शेयर्स की वैल्यू, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई कम, तो हमने इसे परचेज किया। तो हमने इसे किस प्राइस पर परचेज किया, हमने इसे परचेज किया 5,40,000 पर। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारे लिए इस एसेट की वैल्यू कितनी है, 5,40,000 जो हमने इसके लिए प्राइस पे किया। ये बात समझ में आ गई। अब फेस वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। बेटा समझने वाली बात है, ये अकाउंट्स की बात नहीं है, जीवन में बहुत काम आएंगी चीजें। कहीं पैसा डालोगे लगाओगे तो वहां से कुछ ब्याज ब्याज मिलेगा, तो आप कितना इंटरेस्ट मांगोगे। कंपनी जो इंटरेस्ट देती है वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर देती है।
ठीक है, कंपनी हमेशा इंटरेस्ट किसके ऊपर देगी, अपनी फेस वैल्यू के ऊपर, यानी कि इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा, 6 लाख के ऊपर। आपके लिए उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी, 540, लेकिन जब इंटरेस्ट की बारी आएगी तो कितने के ऊपर मिलेगा, 6 लाख के ऊपर। 6 अभी लाख। समझ में आ गया, मार्केट में चाहे वैल्यू बढ़े या कम हो, इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, फेस वैल्यू पर। ठीक है, रिलायंस का शेयर 80s में इशू किया था, शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए। आज उस 10 रुपए के फेस वैल्यू 10 रुपए के शेयर की कीमत हो गई 2500 रुपए। अगर किसी ने उस समय 10 रुपए का शेयर लिया था और 1000 शेयर ले लिए तो कितने के थे उस समय, वो 10,000 रुपए लगाए थे। अब वो कितने के हो गए शेयर, तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 25 लाख रुपीज हो गई 10,000 के शेयर की कीमत। ठीक है, ये तो छोटा है। अभी हुआ क्या, आपको एक्चुअल बात बताता हूँ। शेयर्स पहले मिलते थे सर्टिफिकेट की फॉर्म में, पेपर मिलता था, आजकल हो गया डीमेटीरियलाइज, मेटीरियल नहीं हो गया, अब ऑनलाइन हो गए हैं। आप शेयर्स परचेज करते हैं तो ऑनलाइन आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो किसी कोई पर्सन था, किसी की बात हो रही थी, तो उसके दादाजी ने MRF के शेयर्स खरीद लिए थे किसी जमाने में, और शेयर्स थे सपोज कुछ ऐसे 8-10 हजार शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर रहा होगा उस समय। आज की डेट में जो सबसे महंगा शेयर इंडिया के अंदर है सेंसेक्स के अंदर, वो MRF का है, और उसकी वैल्यू है लगभग 75,000 रुपए एक शेयर की वैल्यू। ठीक है, दादाजी तो चले गए, अब वो पता नहीं किस कोने में पड़े हुए थे, घर में किसी को पता नहीं, पिताजी भी चले गए। पोता जो था साफ कर रहा था, कहीं मिले, वो देखा क्या है, अच्छा शेयर्स है, उसे पता नहीं था, आइडिया नहीं था शेयर्स में क्या होता है। लेकर के गया बैंक वालों के पास, जी ये कुछ पेपर्स लग रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के, क्या है, कुछ मिल सकता है क्या इससे। बैंक मैनेजर ने देखा, बेटा उल्टा गिर गया वो, ठीक है ना, कितनी वैल्यू, 75,000 रुपीज का एक शेयर, और कितने शेयर्स हैं, 10,000, कीमत लगा लो, ठीक है ना, लॉटरी लग गई बैठे बिठाए, बात समझ गए। तो हाँ, किस्मत खुल गई। अच्छा, ये तो हो गई फेस वैल्यू, क्या है, 10 रुपए। मार्केट वैल्यू क्या है, 75,000 रुपए। लेकिन कंपनी जब डिविडेंड देगी, प्रॉफिट बांटेगी, तो वो कहती है कि 8% हम दे रहे हैं डिविडेंड, तो वो किसके ऊपर दिया जाएगा, 10 रुपीज के हिसाब से। बात क्लियर हो गई। तो चलिए, हाँ जी, हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो पापा से पूछते रहा करो, पापा कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। दादाजी से भी पूछते रहा करो। चलो 6 लाख का कितना है, कई बार होता है बच्चों, LIC वगैरह में तो बहुत होता है, LIC कराते हैं लोग बाग, रख के फोल्डर रख के छोड़ देते हैं, या पेपर कहीं ऑफिस में छोड़ दिए, पता ही नहीं किसी को भी। बहुत बहुत पैसा LIC के पास ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कोई क्लेम लेने नहीं आया, ठीक है ना, कई हजारों करोड़ में है वो पैसा। तो 6 लाख रुपीज का 10% कितना बनता है, 60,000। जुलाई में लिए थे तो जुलाई से मार्च कितने दिन का, 9 मंथ्स का, कितना हो जाएगा 9 मंथ्स का, 45,000। ठीक है, बात समझ गए, क्या हो गया ये, 45,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन मिला कितना है उसमें से, रिसीव्ड कितना है, 30,000। 45,000 बनता है, 30,000 ले चुके हो, तो बाकी 15,000 को क्या बोलोगे, एक्रूड इंटरेस्ट। ये क्लियर हो गया आपको, एक्रूड इंटरेस्ट समझ में आ गया। अब जब आप P&L अकाउंट बना रहे हो और बना रहे हो बैलेंस शीट, तो P&L के डेबिट में दिखाओगे इसको या क्रेडिट में, इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम किधर दिखाई जाती है, डेबिट में क्रेडिट में, खुद से पूछ लिया करो, खर्चे हैं तो डेबिट में, इनकम है तो क्रेडिट में। इंटरेस्ट मिला कितना, कितना दिखाओगे यहाँ पर, टोटल इनकम दिखाई जाएगी ना, मिली कितनी है 30, लेनी और कितनी है, टोटल इंटरेस्ट कितना, टोटल कमाई कितनी हुई 45,000। आ गया समझ में। अब बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैलेंस शीट में किस साइड दिखाएंगे ये आप, एसेट। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कितने का, इन्वेस्टमेंट आ गया कितने का है बच्चों, 5 लाख
40,000। फेस वैल्यू भी मेंशन कर दो ताकि पता रहे कि इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है इनके ऊपर। और एक्रूड इंटरेस्ट कितना, एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 15,000। बात क्लियर हो गई यहाँ पर? यस सर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आप लोग फटाफट नोट करिए।